दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपके पास कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और दूसरा आपके पास कंटेंट होना चाहिए। तो जो कंटेंट वाला पार्ट है उसमें भी दो प्रकार के कंटेंट हैं, जिसमें एक स्टैटिक कंटेंट है, एक करंट अफेयर है। अब जो स्टैटिक कंटेंट है उसमें भी आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। एक कंसेप्चुअल पार्ट कौन सा है और एक फैक्चुअल पार्ट कौन सा है। और जो ये कंसेप्चुअल और फैक्चुअल है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड करना है, कि एक रिपीटेटिव है और एक नॉन रिपीटेटिव है। और फैक्चुअल को भी इसी तरीके से दो के अंदर डिवाइड कर लेना है। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेंट है उसमें स्टैटिक की बात करेंगे, जिसमें कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट कौन से हैं, जैसे जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। तो इनके अंदर क्या है, इन दोनों, और या जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट है, उसके अंदर हम कंसेप्ट है, यदि एक बार आपने समझ लिया किस तरीके से मानसून की प्रोसेस होती है, किस तरीके से जियोमोर्फोलॉजी में फोल्ड एंड जो ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको याद रहेंगे। तो इनके लिए जो आपके रिपीटेटिव रिविजन्स हैं वो काफी कम होंगे। तो जो कम रिवीजन वाले सब्जेक्ट हैं उनको सबसे पहले पढ़ना चाहिए। तो जो अभी नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं उनका टारगेट होना चाहिए जो स्टैटिक में जो कंसेप्चुअल पार्ट है उस पे फोकस करें। तो कंसेप्चुअल पार्ट के अंदर हमने देखा इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट हैं, ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक है और इन्वायरमेंट का कुछ पार्ट है। तो इन सब्जेक्ट्स को आप पहले टारगेट कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स का फिर इस जो कंसेप्चुअल पार्ट को भी दो हिस्सों में डिवाइड करना है, कि रिपीटेटिव कहाँ है और नॉन रिपीटेटिव कहाँ है। आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी है हर एक दो साल के बाद पूछ रही है, तो उन रिपीटेटिव टॉपिक्स को आपको लगातार पढ़ना है, क्योंकि जो टॉपिक रिपीट हो रहे हैं उसमें यूपीएससी अपनी डेप्थ बढ़ाती जाएगी। तो इन टॉपिक्स का आपको पीरियोडिक रिवीजन करना है। जो नॉन रिपीटेटिव पार्ट है उसका आपको ज्यादा मतलब आपको रिवीजन नहीं करना, जब भी आपकी टेस्ट सीरीज हो उससे पहले आप रिवीजन कर सकते हो। तो हमने ये देख लिया। फिर दूसरा पार्ट है अपना फैक्चुअल पार्ट। तो फैक्चुअल में भी रिपीटेटिव और नॉन रिपीटेटिव में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ये फैक्चुअल वाला पार्ट है, जैसे इसमें आर्ट एंड कल्चर आ गया, हिस्ट्री आ गया और पॉलिटी वाला पोर्शन आ गया। तो ये चीजें ऐसी हैं कि यदि आप इनको 1 मंथ तक नहीं पढ़ोगे तो ये आपके दिमाग से आउट हो जाएंगी। तो ये जो फैक्चुअल वाला पार्ट है इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, और वो भी आपको पीरियोडिक रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे सिलेबस का पीरियोडिक रिवीजन पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको कुछ पोर्शन आपको जो निकालना पड़ेगा कि फैक्चुअल पार्ट कौन सा है, उसी का हम पीरियोडिक रिवीजन करेंगे। पीरियोडिक रिवीजन जैसे जो साइकोलॉजी की लर्निंग की थ्योरी है कि हमें नेक्स्ट डे, 7th डे, 28th डे और 3 मंथ इनके ऊपर रिवाइज करना है। तो जनरली हमें, और इसमें एक फैक्चुअल में इन्वायरमेंट का जो स्पीसीज वगैरह है या जो भी रटने वाला पार्ट है वो फैक्चुअल के अंदर आएगा। तो इनको आपको क्या है कि जिस दिन भी आप टॉपिक पढ़ो उससे नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है, और 7th डे मतलब जो संडे का दिन डिसाइड कर लीजिए कि जो एक वीक में पढ़ा है उसको संडे को रिवाइज करूंगा, मंथ का एंड डे और 3 मंथ्स। इनके बाद आपको ये पीरियोडिक रिवीजन करने पड़ेंगे, वरना ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के आएंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि जो स्टैटिक पार्ट है। तो स्टैटिक पार्ट के लिए क्या क्या मतलब जो हमारा सोर्सेज होने चाहिए उनके ऊपर बात करें, तो सबसे पहले आप अपने जो रिसोर्सेज है उनको लिमिट कीजिए। ज्यादा रिसोर्सेज आपको नहीं पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिस्ट्री के लिए हम कौन सा सोर्स फॉलो कर सकते हैं। एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट की मस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी के दो फायदे हैं। एक तो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा एनसीईआरटी में से कुछ फैक्ट्स हैं वो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आ जाते हैं और वो ना स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर नहीं होते, तो वो हमें नुकसान नहीं कराना है। तो सभी की सब्जेक्ट्स के लिए एनसीईआरटी तो कंपलसरी है, तो उनका मैं नाम नहीं लिख रहा। फिर आप इसमें हिस्ट्री के अंदर जो एंशिएंट है एंड मेडाइवल है, उनके लिए तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक्स हैं वो काफी अच्छी हैं, क्योंकि उसमें बहुत सिस्टेमेटिक तरीके से दिया हुआ है। हम जनरली किंगडम्स की किस तरीके से अरेंजमेंट थी, कौन से क्रोनोलॉजी में आगे था पीछे था, उसको हम नहीं समझ पाते। तो एंशिएंट और मिडाइवल में ये जो तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ना है। इसके बाद कुछ स्पेसिफिक आपको काम करना है, वो एक आपको चार्ट बनाना है।
ठीक है। एक आपको एंशिएंट एंड मेडाइवल के लिए चार्ट बनाना है। तो इसमें जनरली क्या है कि जो टर्मिनोलॉजीज है उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब था इस किंगडम के दौरान। तो हमें क्या करना है, इधर किंगडम लिखने हैं। जैसे इसमें आपने लिख दिया कि मौर्य है, फिर गुप्ता है, फिर राष्ट्रकूटा, फिर जैसे विजयनगर, मुगल्स। तो इस तरीके से आप जितने भी किंगडम्स हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। फिर इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट को कुछ बोलते होंगे, विलेज को कुछ बोलते होंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को कुछ बोलते होंगे, वो सब आप कंपेरेटिव स्टडीज कीजिए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन, जो भी कोई क्वेश्चन बनाएगा वो इसी टेबल में से एक पॉइंट उठा लेगा कि ये जो ग्रामाध्यक्ष किसमें ग्रामाध्यक्ष था, उसका कौन से मतलब जो एम्पायर था उसके दौरान वो यूज होता, और इधर से ऑप्शन उठा लेगा। तो उसके लिए एग्जामिनर के लिए ये जो क्वेश्चन बनाना काफी इजी हो जाएगा। तो आप ये जब तक ये कंपेरेटिव स्टडी नहीं करोगे टेबल की, तब तक आप ये इनमें कंफ्यूज होते रहोगे कि कौन से टाइम पे मतलब कि जो सेनापति था उसको क्या कहा जाता था। इसलिए आपको एक ऐसी कंपेरेटिव टेबल बनानी है, पहला काम। दूसरा काम, एंशिएंट और मेडिवल को रटने के लिए आपके पास मैप होने चाहिए। जैसे अभी तो इस बोर्ड पे मैं मैप नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा अच्छा, लेकिन ये जैसे इंडिया का मैप है। अब यदि इसके अंदर हमें कुछ भी, आप 15 20 30 मैप है ना जो एंशिएंट एंड मेडाइवल के लिए ले लीजिए। अब जैसे कि हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि विजयनगर एम्पायर था, उन्होंने किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट किया। तो उसमें लिखिए कि उन्होंने बुक्स, उनके टाइम पे बुक्स कौन सी लिखी गई, उनके टाइम पे जो हमारे टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ था, और बाकी जो आर्ट एंड कल्चर है उसका क्या डेवलपमेंट हुआ। अब इससे क्या होगा कि आपके बहुत सारे एम्पायर्स हैं, तो कंफ्यूजन होने के बहुत चांसेस हैं। तो 30 एम्पायर्स हैं, उनके आर्ट एंड कल्चर का कंट्रीब्यूशन मोस्टली पूछा जाता है। तो 30 एम्पायर्स हैं, उनके 30 पेजेस हैं। तो अब जैसे इंफॉर्मेशन होगी, कुछ टेम्पल की इंफॉर्मेशन होगी, कुछ बुक्स की इंफॉर्मेशन होगी, कुछ म्यूजिक एंड डांस की इंफॉर्मेशन होगी, कुछ अदर आर्ट एंड कल्चर की इंफॉर्मेशन होगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन आप मैप के थ्रू याद करोगे तो आपकी जो पिक्टोरल मेमोरी है वो काम करेगी, और ये इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगी। और जब यदि हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से मेमोरी क्रिएट करता है, वो न्यूरो कनेक्शंस बनाता है, और वो न्यूरो कनेक्शन जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। अब एक आप बुक को इमेजिन करके देखिए कि उस बुक में आपने बहुत सारे पेज पढ़े हुए हैं, आपको याद भी नहीं आएगा कि कौन सा टेम्पल कब बना था, कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी थी, वो कौन से का दरबारी था, ये आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से आप जब एसोसिएशन कर लोगे तो आपको एसोसिएट हो जाएगा कि उस बुक के साथ उस टेम्पल का नाम देखा था, उस टेम्पल के साथ उस म्यूजिक का नाम देखा था, तो ये जरूर यही एम्पायर हो सकता है। तो इस तरीके से जो आपका एंशिएंट और मिडाइवल का जो बहुत ज्यादा मतलब कि रटने वाला पार्ट है, उसमें आपको ये दो मेथड यूज करने से आपके लिए एकदम ये सिंपल हो जाएगा। तो इसमें आप तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसको एक बार फॉलो कीजिए। अब हम मॉडर्न की बात करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें स्पेक्ट्रम वाली बुक पढ़नी है, लेकिन अब मॉडर्न में भी फिक्स जैसे मैंने बताया था, कुछ टॉपिक रिपीटेटिव होते हैं, कुछ नॉन रिपीटेटिव होते हैं। तो रिपीटेटिव में क्या है कि कांग्रेस के सेशंस, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि मैंने ये सब कुछ किया था कांग्रेस के। अब इसमें कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है उनका प्लेस कौन सा था, उनका प्रेसिडेंट कौन था, और वहां पे स्पेशल डिक्लेरेशन क्या हुई थी। ये स्पेक्ट्रम के पीछे भी टेबल दी हुई है, लेकिन वो इतनी एग्जॉस्टिव नहीं है जितनी यूपीएससी पूछती है। तो आपको ये खुद से बनानी पड़ेगी। और फिर जहां जहां प्रेसिडेंट को आप नाम से देखिए, और जो जो अपनी फील्ड में फर्स्ट है उसको आप जो अलग कलर से हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट मुस्लिम कौन था, फर्स्ट वुमेन कौन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी, या फिर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जैसे गांधी जी कौन से सेशन में थे, जवाहरलाल नेहरू कौन से सेशन में थे, सबसे मैक्सिमम बार कौन रहा, और या फिर कुछ स्पेशल डिक्लेरेशन हुई तो उस टाइम पे कौन से थे। तो ये एक टेबल आप ना, बड़ी सी टेबल बन जाएगी ये। और ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन नहीं है, 20 से 30 इंपॉर्टेंट सेशन है।
आप मान लीजिए इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, यदि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसकी इंप्लीकेशन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर पाओगे। तो आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो ये टेबल ड्रॉ करनी है, दूसरी जो रिसेंट टाइम में जो पूछे जा रहे हैं वो कमिटीज के नाम पूछे जा रहे हैं, कि ये मॉडर्न हिस्ट्री की जो कमिटी थी उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, और उसका ईयर। तो ये कमिटीज को आपको याद करना है। सबसे पहले तो आप स्पेक्ट्रम के अंदर जितनी भी कमिटी है वो सफिशिएंट नहीं है, तो आप उन कमिटीज का नाम लिख लीजिए। फिर आप जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जितनी भी कमिटीज आई हैं उनका नाम लिख लीजिए, और फिर गूगल पे ये सर्च कीजिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटी है। फिर आप कमिटी सबकी एक लिस्ट तैयार हो गई, उसके बाद उनको अलग अलग डिवाइड कर लीजिए कि एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी कमिटी थी, और उनको क्रोनोलॉजिकल अरेंज कीजिए, क्योंकि कई बार इनको क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट भी इनसे पूछा जाता है। तो जब आपको यदि क्रोनोलॉजिकल मतलब पिक्टोरियल मेमोरी से याद रह जाएगा कि ये तो ऊपर थी, ये नीचे थी कमिटी, ये सबसे नीचे ली थी, तो एजुकेशन का लिख लिया। ऐसे ही एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन सी, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन से रिलेटेड कौन सी थी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कौन सी थी, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कौन सी थी, प्रेस से रिलेटेड। तो अलग अलग कैटेगरी की जो भी कमिटी है उनको एक साथ लिख लीजिए। अब तो इन कमिटीज से भी एक एक क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से फिर हम देखेंगे कि जो एक्ट्स हैं उनसे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लिख लीजिए 1800, मतलब जो 1813 का एक्ट था उसमें क्या था, 1833 के, इस तरीके से मतलब टेबल फॉर्मेट में कर लीजिए आप पूरे सिलेबस को, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ से हो जाएंगे। अब फिर हम स्टैटिक पार्ट पे फिर जाते हैं, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में ज्यादा मटेरियल नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन आते हैं आजकल वो ज्यादा मतलब ऐसी न्यूज से आते हैं जो करंट अफेयर में रिलेटेड रहती हैं। तो आपको जो बेसिक एनसीईआरटी 11th-12th की वो सफिशिएंट रहेगी, बाकी जीसी लियोंग एक एक्स्ट्रा बुक पढ़ सकते हैं हम। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट है। ज्योग्राफी जो इकोनॉमी है उसमें अलग अलग है। इकोनॉमी में यदि 3 बुक मार्केट के अंदर मेनली चलती है, एक मरनाल सर की नोट्स चलते हैं, एक श्री राम सर के चलते हैं, और विवेक सिंह के। जिन स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है वो नीचे वाले 2 सोर्स में अपना एक सेलेक्ट कर सकते हैं। जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, जिनको जनरल अंडरस्टैंडिंग करनी है इकोनॉमिक्स की, उनके लिए मनोहर सर के नोट्स हैं वो ज्यादा बेटर रहेंगे। तो फिर इन्वायरमेंट पे आते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि स्टैटिक से आजकल क्वेश्चन पूछे ही नहीं जा रहे। ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं वो करंट अफेयर से आ रहे हैं, उनका 1-2 ऑप्शन है वो इन्वायरमेंट से पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए प्रीलिम्स के लिए आप संतोष सर के नोट्स हैं उनको फॉलो कीजिए। थोड़े एग्जॉस्टिव नोट्स जरूर है, लेकिन आपको वो जो कॉन्फिडेंस आएगा ना एग्जाम के अंदर कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूं, वो सफिशियंट है। वो मतलब आपके दूसरे सब्जेक्ट में 3 क्वेश्चन गलत होने से बचा देगा ना, तो आप ज्यादा नोट्स पढ़ सकते हो, क्योंकि बाकी जगह आप लिमिट कर लीजिए अपने रिसोर्सेज को। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका मतलब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसमें अपने जो रिसोर्स बेस है उसको ब्रॉड कीजिए, और इसमें आप संतोष सर के नोट्स हैं उनको इन दोनों इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिक बेसिक देख लिया कि हमारा कंटेंट प्रीलिम्स का कैसा रहेगा। और फिर करंट अफेयर है, तो करंट अफेयर के लिए एक तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहिए, और दूसरा आप संतोष सर का जो करंट अफेयर है वहां से भी आप इसको कर सकते हो, और बाकी जो भी मैगजीन्स आप फॉलो करना चाहो मंथली मैगजीन, वो करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद आता है कि ये तो पार्ट था कि हमारा हम किस तरीके से पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी एक एग्जाम से पहले की स्ट्रेटेजी, एक एग्जाम के टाइम की स्ट्रेटेजी। तो एग्जाम के टाइम की जो स्ट्रेटेजी है वो तो हमने जैसे 2021 वालों के लिए डिस्कस की थी वो सेम है। और बिफोर एग्जाम क्या करना चाहिए हमें, बिफोर एग्जाम आपको प्रैक्टिस पेपर लगाने हैं बहुत ज्यादा, मतलब 30 से 40 तो मिनिमम आपको लगानी ही चाहिए। और उसके बाद आपको खुद की एक स्ट्रेटेजी डिजाइन करनी है। डिजाइन किस तरीके से करेंगे, आप सबसे पहले इसको 3 राउंड में पेपर को सोल्व कीजिए। फर्स्ट राउंड में आप जिनमें एकदम श्योर हो 100% यही आंसर है, सेकेंड राउंड में 2 ऑप्शंस वाले, और थर्ड राउंड में जो 3 या 4 ऑप्शंस में आपको करने हैं। अब देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो अब इसमें ये तो एक आपने ऐसे कर लिया फुल लेंथ पेपर जब लगा रहे हो, फिर इधर आप इसी टेबल को बनाइए कि ज्योग्राफी में क्या रेशियो है, इकोनॉमी के अंदर क्या रेशियो है, पॉलिटी के अंदर क्या रेशियो है। अब इसके बाद क्या होगा
कि जैसे ज्योग्राफी के अंदर जो श्योर थे 2 किए मैंने, दोनों सही, यहाँ पे 2 किए दोनों सही, यहाँ पे मैंने 2 किया उनमें से 1 सही। इस तरीके का आपका कुछ रेशियो निकल के आया। फिर इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट का भी रेशियो निकल के आ जाएगा। तो जहां पे 3 और 4 ऑप्शन में से कुछ गलत हो रहा है तो वो इतना ज्यादा सीरियस कंसर्न नहीं है, लेकिन इन दोनों में से यदि श्योर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो फाउंडेशनल पार्ट है वो कमजोर है। ये वाला स्कोर धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, जब आप प्रीलिम्स की जो टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ जाओगे तो ये स्कोर बढ़ता रहेगा। लेकिन इस स्कोर को इंक्रीज करने के लिए आपको फाउंडेशनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मेरा साइंस एंड टेक का फाउंडेशनल कमजोर है या मेरा जो ट्रिक्स एंड टिप्स जो टिप्स वाला पार्ट है वो कमजोर है, ज्योग्राफी में क्या कमजोर है। इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी को